नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। लिखा हुआ कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,49,000 मामले और 2760 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में हालात बिगड़े। कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी भी सूचनाएं हैं जिससे जनता को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी में 23,231 और लखनऊ में 5,799 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि 24 घंटे में प्रदेश में मिले 38,000 नए कोरोना मरीज और प्रदेश में सबसे अधिक 5,461 संक्रमित लखनऊ में मिले हैं। वहीं पर लिखा है कि 104 के पुरुष और 100 वर्ष की महिला ने कोरोना को हरा दिया है। बांदा कस्बे के बजरंग नगर निवासी 100 वर्षीय वृद्धा शिव कन्या देवी ने दृढ़ आत्मविश्वास के बूते कोरोना को हरा दिया है और अब ठीक होकर वह दूसरों को प्रेरणा दे रही हैं। उधर बैतूल में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बिरधी चंद गोठी ने भी कोरोना से जंग जीत ली है और पिछले दिनों शिव कन्या के साथ ही उनके पुत्र क्रमशः हरवंश पांडे 70, देवदत्त 60 और पुत्रवधु भावना समेत अन्य स्वजन भी संक्रमित हो गए थे। सभी लोग घर में ही क्वारंटाइन थे। उम्र के इस पड़ाव में धैर्य के साथ में उन्होंने जंग जीत ली है। और वहीं पर लिखा हुआ कि कोरोना के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुके लखनऊ सहित कुछ शहरों की स्थिति तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जबकि बाकी शहर खुद को अच्छे से संभाले हुए हैं। सुधार के तमाम प्रयासों के बीच में जिंदगी और मौत की जंग लगातार चल रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 223 मरीज हार गए, जबकि 23,231 रोगी स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन आपूर्ति रोकेगा उसे दे देंगे फांसी, उसे लटका देंगे। लिखा है कि अदालत ने पूछा 15 मई तक कोरोना के चरम रहने पर केंद्र सरकार ने क्या तैयारी की थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों में शनिवार को कहा कि हम इससे लहर कह रहे हैं, जबकि यह वास्तव में सुनामी है। और राजधानी में ऑक्सीजन संकट बरकरार रहने पर कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालने की कोशिश करेगा उसे लटका देंगे। वहीं कोरोना महामारी के 15 मई तक चरम पर पहुंचने को लेकर के आईआईटी कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में पूछा कि इससे निपटने की क्या तैयारी है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली के कई अस्पतालों में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर शनिवार को अवकाश के बावजूद करीब 3 घंटे की विशेष सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को कोरोना के चरम से निपटने की तैयारियों के बारे में 26 अप्रैल को रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। वहीं पर हाईकोर्ट, जिला अदालतों और अधिकारियों ने जो आदेश दिए थे एक निश्चित तिथि के लिए, उसकी जो तिथि बढ़ा दी गई है और उनके ये जो आदेश हैं वो अब 31 मई तक काम करेंगे बिना किसी अतिरिक्त ऑर्डर के। यहां पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से पैदा हुई गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट प्रदेश की जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश अब 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। अग्रिम जमानत का आदेश जो समाप्त हो रहा है वह भी 31 मई तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने यह आदेश अपने अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, 482 दंड संहिता प्रक्रिया धारा 151 सिविल संहिता के अंतर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार तो जिन लोगों की जो बेल वगैरह है या कोई भी आदेश जिसकी वैल्यू एक निश्चित डेट तक की थी वो डेट जो है अब 31 मई तक प्रभावी होगी। जैसे कोई हाईकोर्ट कोई आदेश देती है तो उसमें ये कहती है कि 2 हफ्ते के अंदर ये काम किया जाए, 3 हफ्ते के लिए ये ऑर्डर है, 4 हफ्ते के लिए ऐसा है, तो वही जो समय सीमा दी गई थी उसकी जो तारीख है वो अब 31 मई तक स्वतः हो जाएगी। अगली सूचना है एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीईटी कराना। जैसी है राज्य सरकार वैसा ही है उत्तर प्रदेश सरकार। दोनों ने बड़े बड़े सिगुफा छोड़े थे, एक तो सीईटी कराने का, दूसरे ने पीईटी कराने का। ना तो पीईटी का अता पता है और ना ही सीईटी का अता पता है, ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अता पता है। असल में जो केंद्र सरकार की एक योजना थी कि एसएससी, रेलवे और बैंक की जो भर्तियां होंगी उनकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो सीईटी होगी। उसमें जो विद्यार्थी पास होंगे वो केवल मुख्य परीक्षा देंगे या टाइप टेस्ट देंगे पीईटी की तरीके से। अभी तक एनआरए का गठन ही नहीं हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि सितंबर में सीईटी कराना कठिन होगा। चूंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि सितंबर में सीईटी की परीक्षा होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की।
यहाँ पर लिखा कोरोना इफेक्ट, एसएससी रेलवे बैंकिंग की संयुक्त परीक्षा सीईटी के लिए सरकार की ओर से कोई तैयारी ही नहीं है, न पहले थी। अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा से मिलेगी मुक्ति, सब यही विद्यार्थी सुनते रहे लेकिन मुक्ति उनको नहीं मिली। लिखा कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण एसएससी रेलवे बैंकिंग भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन अधर में अब लटक गया है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए एक ही परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराने की घोषणा की गई थी। तय किया गया था कि परीक्षा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी लेकिन अभी तक एनआरए का गठन नहीं किया गया है और जिससे अब सितंबर में सीईटी कराना कठिन लग रहा है। एनआरए स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी। एसएससी रेलवे बैंकिंग की भर्ती के लिए गठित होने वाली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गैर राजपत्रित अधिकार, सरकारी पदों और सरकारी बैंकों में भर्ती की एक ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी होगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा, यही सब बातें होती रही हैं लेकिन अभी तक सीईटी भी नहीं हुआ है। और मैं लिख करके आपको दे दूं कि इस साल आपका पीईटी भी नहीं होने वाला है क्योंकि यूपी SSS तो वैसे ही बंद रहा है और अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना आ गया है। ओटीआर भी ढंग से काम अभी तक कर नहीं रहा है। बहुत कम विद्यार्थियों का ई लॉकर जनरेट हुआ है। बहुत कम विद्यार्थियों का मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाइड हो पाई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा जिससे शिक्षकों की भर्तियां होंगी। हर साल भर्तियां होंगी, चाहे वो बेसिक की भर्तियां हो, चाहे वो माध्यमिक की भर्तियां हो, चाहे वो एलटी की भर्ती हो, चाहे वो उच्चतर की भर्तियां हो। वो योजना भी पूरी तरीके से खटाई में पड़ गई। हालांकि इसकी जो घोषणा है वो 2 साल पहले की गई थी। 2 साल से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है। पीईटी के आवेदन भी अभी तक नहीं मांगे गए। जो आवेदन ही नहीं मांगे गए हैं तो इतनी जल्दी ऑफलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है। और हो सकता है कि अगर सरकार ये बदलती है उत्तर प्रदेश की सरकार तो जो पीईटी की जो योजना है हो सकता है उसको बंद कर दी जाए क्योंकि पीईटी का बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे वर्ग हैं जो पीईटी का विरोध भी कर रहे हैं। अगर कोई भी नई सरकार आती है तो पीईटी को हटाने के लगभग पूरे चांसेस हैं। और यूपी SSS की तरफ से एक बार यह भी बताया गया था कि जब तक पुरानी भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं वो संपूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक पीईटी का जो आयोजन है वो नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जो पिछली परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो घोषित की गई थी कि एएसओ की परीक्षा कब होगी, बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा कब होगी और वीडियो की परीक्षा की भी तैयारी चल रही थी और पीटी के काम को रोक दिया गया था। पीटी की परीक्षा के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि पीटी के जो आवेदन है वो कब से होंगे और कब इसकी परीक्षा होगी। और जब यूपी SSS की जो पिछली जो भर्तियों की जो तारीखें हैं उनको रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और ये कहा गया कि जो जिस एजेंसी को जिम्मेदारी मिली थी परीक्षा करवाने की वो उस एजेंसी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं और एजेंसी चयन की जो कार्रवाई है फिर से शुरू की गई थी और जानकारी ये मिली थी कि अब जो है परीक्षा की एजेंसी तय हो जाएगी और परीक्षाएं होंगी। लेकिन उसके बाद में कोरोना आ गया और परीक्षा एजेंसी का जो चयन है वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारी मिल चुकी है कि अभी परीक्षा एजेंसी की एक लिस्ट बनेगी यूपी SSS को, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया कि कोई भी आयोग है वो परीक्षा एजेंसी का चयन कर सकता है, नए सिरे से एक लिस्ट बना सकता है। उसके बाद में टेंडर मांगा जाएगा और उसके बाद में वो एजेंसी जो है भर्ती की परीक्षा करा सकती है। इसलिए अभी ये चयन की जो प्रक्रिया एजेंसी की वही पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए जब पुरानी भर्तियां नहीं होंगी तो पीईटी कब होगा और जो 4-5 महीने बाद अधिसूचना चुनाव की जारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की और उसके बाद में सीईटी की तरह आपकी जो पीईटी की जो योजना है वो भी धरी की धरी रह जाएगी। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पीसीएस प्री की परीक्षा हो सकती है क्या, आरओ की परीक्षा हो सकती है? तो इन दोनों परीक्षाओं के होने के कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि कोरोना संक्रमण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 3.5 लाख के लगभग नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं वो स्थगित की जा रही हैं। लोक सेवा आयोग के जो नए चेयरमैन जिनकी नियुक्ति की गई है वो अभी पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद भी ही लोक सेवा आयोग की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा जो भी प्रवेश परीक्षा हैं उसमें भी ग्रहण लगता चला जा रहा है। लेकिन डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया है कोरोना का ग्रहण। लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल है। पिछले साल भी नहीं हो पाई थी ये परीक्षा, ये प्रवेश परीक्षा। और हालांकि डीएलएड में अभी तक जो प्रवेश होते थे वो एकेडमिक के आधार पर होते थे और इस बार से जो प्रवेश होने थे वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने थे। लिखा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में भी प्रवेश हो पाने के आसार अब नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेज चुका है। और इन दिनों जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद है। ऐसे में फिलहाल इस संबंध में निर्देश होने की उम्मीद नहीं है और
और यहाँ पर लिखा डीएलएड 2020 में भी प्रवेश नहीं हुआ था। बीएड से भी विद्यार्थियों का रुझान घट चुका है, बहुत कम आवेदन इस बार किए गए हैं। लिखा है प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को सशक्त मान्य करने से प्रतियोगियों में डीएलएड करने का रुझान कम हुआ है और चूँकि बीएड को भी मान्यता दे दी गई है। और यहाँ पर तो लिखा है कि जो बीएड के होने से डीएलएड से लोगों का इंटरेस्ट हट गया है, चूँकि बीएड को भी प्राइमरी में मान्यता दे दी गई है। लेकिन ये देखा गया कि पिछली बार अभी जो मांगे गए थे, जिसकी परीक्षा 19 मई को होनी थी बीएड एंट्रेंस की, इस बार भी विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो कम आए हैं। चूंकि नई शिक्षक भर्ती की जो सरकार घोषणा कर नहीं रही है, इसलिए विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या फ़ायदा होगा बीएड करने से, क्या फ़ायदा होगा डीएलएड करने से। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा हुआ 6 माह बाद 69,000 भर्ती शिक्षकों का होगा भुगतान। वही 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष रिक्त पदों की जो भर्ती है वो फंस गई है, खाली पदों का विवरण ही नहीं भेजा गया। लिखा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराने की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग फंस गई है। पंचायत चुनाव और कोरोना संकट की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी के बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में खाली पदों का विवरण नहीं भेजा है। दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद में 5,000 से अधिक पद खाली रह गए थे। मंत्री की घोषणा और अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 से 6 बार खाली पदों का विवरण भेजने के लिए आदेश दिया है। लेकिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पंचायत चुनाव में लगे होने और अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से खाली पदों का विवरण तैयार नहीं हो सका। मंत्री की घोषणा के बाद से भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से तत्काल तीसरी काउंसलिंग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। विभाग में कई अधिकारी कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं पर पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग हो गई है। लिखा पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों में डर की लहर है। शिक्षक नेताओं का दावा है कि जिन जिलों में चुनाव हो चुका है वहां संक्रमित शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है। उनकी मांग है कि पंचायत चुनाव स्थगित किए जाएं और शिक्षकों को भी कोरोना योद्धाओं में शामिल किया जाए। शिक्षक नेताओं के मुताबिक अकेले फतेहपुर में 15 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। शिक्षक महासंघ के संयोजक व पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडीर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के कहा है कि कोरोना संक्रमण प्रदेश में विकराल रूप ले चुका है और इसी तरीके से ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जा रहा है लगातार कि पंचायत चुनाव स्थगित किए जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और सूचना है जिसमें लिखा प्रदेश में नर्सेज संवर्ग के 40% पद खाली। इसी तरीके से बहुत सारे विभागों के बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन जब कोई महामारी आती है, कोई समस्या आती है, तब सरकार को पता होता है कि उसके पास मानव संसाधन ही नहीं है, क्योंकि उसने भर्तियां ही नहीं की हैं। लिखा मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहने वाला नर्सेज संवर्ग गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। प्रदेश में इस संवर्ग के करीब 40.59% पद खाली होने से इन पर जहां जिम्मेदारी बढ़ गई है वहीं कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इनका काडर रिव्यू भी नहीं हो पाया है। WHO और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर नर्स की नियुक्ति का प्रावधान, तो ये सरकार की योजना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वीकृत पद कितने हैं और खाली पद कितने हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि मुख्य नर्सिंग अधिकारी का 1 पद होना चाहिए और 1 पद वो भी खाली है। नर्सिंग अधीक्षक का 1 पद होना चाहिए और वो भी पद खाली है। उप नर्सिंग अधीक्षक के 618 में से कोई पद खाली नहीं है। इसी तरीके से सहायक नर्सिंग अधीक्षक के 310 में 17 पद खाली हैं। 1469 में 559 पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के 7,666 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 3,359 पद खाली हैं। तो सरकार के केवल नर्सिंग वाली बात नहीं है, जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में यही हाल है। चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, एक लेखपाल को अतिरिक्त ग्राम दिए गए हैं, ग्राम पंचायतें दी गई हैं और एक कर्मचारी को अलग अलग विभागों में अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। विभागों में कभी संविदा के द्वारा काम चलाया जा रहा है, कभी प्रतिनियुक्ति के द्वारा काम चलाया जा रहा है और इसी की वजह से जो सरकारी कार्य हैं वो भी समय पर पूरा नहीं हो पाते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।